गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 सब बीएसटी, सब्जेक्ट बीएसटी और टॉपिक है हमारा अभिप्रेरणा, अर्थ, परिभाषा एवं विशेषता। आज का टॉपिक हमारा ये है मोटिवेशन। इसके अंतर्गत हम अर्थ पढ़ेंगे, फिर परिभाषाएं पढ़ेंगे और उसके साथ क्या पढ़ेंगे, हम विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या है? एक अंग्रेजी शब्द मोटिवेशन, जिसका हिंदी रूपांतरण जिसका हिंदी रूपांतर क्या है? मोटिव है। मोटिवेशन शब्द जो है वो क्या है? अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी रूपांतर क्या है? मोटिव है, और जिसका शाब्दिक अर्थ है वह इच्छा या शक्ति का विद्यमान होना, किसी व्यक्ति में इच्छा या शक्ति का विद्यमान होना जो कार्य के प्रति क्या करता है? हमें प्रेरित करता है। उसे हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। शाब्दिक अर्थ इसका कि ऐसी शक्ति या इच्छा है, ऐसी शक्ति या इच्छा है जो उसका विद्यमान होना जो कार्य के प्रति हमें क्या करता है? प्रेरित करता है। उसको हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। सामान्य अर्थ अगर हम देखें तो ये क्या है? अभिप्रेरणा जो है वो क्या है? एक आंतरिक भावना है। आंतरिक भावना या इच्छा है जो व्यक्ति की क्या करता है? जो व्यक्ति या कर्मचारी को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उत्प्रेरित करता है। ताकि संगठन के जो लक्ष्य है उसे क्या किया जा सके? प्राप्त किया जा सके। उसको हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। ताकि संगठन के लक्ष्य है उसे प्राप्त किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। समझ आ गया? आगे देखिए परिभाषाएं। इसमें सबसे पहले तो स्टेनवेल वेल्स ने बताई कि अभिप्रेरणा क्या है? एक इच्छा है। इस इच्छा को इस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है अभिप्रेरणा क्या है? एक इच्छा है और इस इच्छा को इस प्रकार से क्या किया जाता है? परिवर्तित कर दे कि वह व्यक्ति कार्य के प्रति या कर्मचारी कार्य के प्रति प्रेरित हो। उसे क्या कहते हैं हम? अभिप्रेरणा। इसी में एक परिभाषा कुंटस ने बताई कि अभिप्रेरणा ये था स्टेनवेल वेल्स के अनुसार, और कुंटस ने कहा है कि लोगों को इच्छित तरीके से कार्य कराने के लिए क्या करना? प्रेरित करना। लोगों को इच्छित तरीके से कार्य कराने
प्रोत्साहित करना अभिप्रेरणा कहलाता है। करना अभिप्रेरणा कहलाता है। यह है आपकी परिभाषा। एक बार वापस बता रही हूँ कि सामान्य अर्थ में तो यह है कि एक आंतरिक भावना या इच्छा है जो व्यक्ति को पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है, उसे क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। इसमें आगे परिभाषा लिखी कि वह इच्छा है जो इस इच्छा को किस प्रकार से परिवर्तित कर दे कि व्यक्ति उस कार्य के प्रति क्या हो, प्रेरित हो सके। इसमें कुंडल से बताइए कि लोगों को इच्छित तरीके से कार्य कराने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना ही क्या कहलाता है, अभिप्रेरणा कहलाता है। इन सब परिभाषाओं को देखते हुए कहा गया है कि जो अभिप्रेरणा है वो क्या है, एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जिसके अंतर्गत जो कर्मचारी होते हैं, यानी इसे क्या माना है, एक मनोवैज्ञानिक उत्तेजना माना है, जिसके अंतर्गत किसी भी कर्मचारी में कार्य कराने, अगर किसी कर्मचारी को कार्य कर रहे हैं तो उनकी शक्तियों हैं, उन शक्तियों को किसी भी कार्य के प्रति क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। अब निष्कर्ष परिभाषा क्या है कि अभिप्रेरणा जो है उसे क्या माना गया है, प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि प्रबंध के जितने भी कार्य हैं, संगठन, नियोजन, नियंत्रण, उस सब में किसकी आवश्यकता होती है, हमें मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। इसीलिए प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य से माना है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि इसमें जो कर्मचारी की जो भावना होती है, जो इच्छा होती है, जो आवश्यकताएं होती है, उन आवश्यकताओं को क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उन आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है। उन्हें संतुष्ट किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, संतुष्ट किया जाता है। यानी कहने का मतलब अभिप्रेरणा एक भावना है, एक इच्छा है, एक आवश्यकता है व्यक्ति की, कर्मचारी की, संगठन के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी की। उन्हें क्या किया जाता है, उनका पहले अध्ययन किया जाता है और फिर उन्हें क्या किया जाता है, संतुष्ट किया जाता है, जिससे व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, हम कार्य कराने के लिए क्या कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। और संगठन के जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है संगठन के, उन लक्ष्यों को क्या कर सकते हैं हम, या संगठन के जो लक्ष्य है उन लक्ष्यों में वो अपना क्या दे सकते हैं, योगदान दे, अधिकतम योगदान दे सके, या संगठन के जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को प्राप्त कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा एक भावना, एक इच्छा, एक आवश्यकता होती है जिसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। एक कर्मचारी अध्ययन करता है और उसके बाद उसे क्या करता है, संतुष्ट करता है ताकि संगठन के उद्देश्य प्राप्त किए जाए। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह होता है कि उन्हें क्या किया जाता है, उनकी जो भी उनकी आवश्यकताएं होती है, जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है, जो भी उनकी डिजायर यानी इच्छा होती है, उन सबको एक मैनेजर पता लगाता है। जैसे उनकी कोई किसी की सैलरी में बढ़ाना, किसी में बोनस देना, किसी को इनाम देना, किसी का अवार्ड देना, या अन्य किसी भी प्रकार की जो सुविधाएं होती हैं उन सुविधाओं को पहले क्या करता है, वो अध्ययन करता है और उसके बाद उसे क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन या अभिप्रेरणा कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा की विशेषताएं, हम पढ़ेंगे आगे। देखिए विशेषताएं, 8 विशेषताएं मैंने आपको बताई है। सबसे पहली है सतत या निरंतर, कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया। अभिप्रेरणा जो होती है वो निरंतर, अभिप्रेरित जो किसी कर्मचारी को जब अभिप्रेरित किया जाता है तो उसे क्या किया जाता है, निरंतर, लगातार किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार उसे अगर हमने अभिप्रेरित कर दिया तो 1 साल या 5 साल के लिए उसे वापस प्रेरित नहीं, उसे कंटिन्यूस बेस पर लगातार रूप से क्या करना पड़ेगा, उसे अभिप्रेरित करना पड़ेगा। जो भी संस्था के गोल लक्ष्य है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, अभिप्रेरित करना पड़ेगा। यानी अगर किसी लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे क्या करना पड़ेगा, अभिप्रेरित करना पड़ेगा। चाहे हमारे पास कितने ही अच्छे वर्कर्स क्यों ना हो, अच्छे उत्पाद क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसे प्रेरित नहीं किया जाएगा तो वो उसे सही ढंग से नहीं कर सकता है। यानी एक बार अगर हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो भी
ऐसा नहीं है कि वो अभिप्रेरणा वहाँ अभिप्रेरित वहाँ समाप्त हो जाएगा, नहीं, दूसरा हमारा जो लक्ष्य होगा वो प्रारंभ होगा। तो पुनः हमें क्या करना पड़ेगा, एक कर्मचारी को क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, अभिप्रेरित करना पड़ेगा। अतः कहा जाता है कि अभिप्रेरणा क्या है, एक सतत गति। दूसरा देखिए मनोवैज्ञानिक अवधारणा, इसे एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा माना है। क्यों माना है मनोवैज्ञानिक अवधारणा, क्योंकि जो कर्मचारी होते हैं उन्हें हमें क्या करवाना पड़ता है कि मोटिवेशन के थ्रू ये फील करवाना पड़ता है कि जो भी इसके अंतर्गत आपको जो मोटिवेट किया जा रहा है, आपको जो प्रेरित किया जा रहा है, उससे क्या है, आपको ही फायदा है, फ्यूचर में आपको उसका क्या मिलेगा, आप उससे लाभ प्राप्त करेंगे। जब एक कर्मचारी इस चीज़ को फील कर लेता है तो वो क्या करता है, इसके हमें इसको बाद में हमें प्रॉफिट मिलेगा, इस चीज़ को वो फील कर लेता है तो वो क्या करता है, परिवर्तित होकर उस संस्था के अंतर्गत जो भी गोल होते हैं उस गोल को प्राप्त करने में लग जाता है। और ये कार्य कौन करता है, एक संगठन का मैनेजर करता है। अगला देखिए मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि। मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि क्यों माना है, क्योंकि इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छा होती है, उस इच्छाओं को कौन पूरा करता है, एक मैनेजर करता है। तो मोटिवेशन के थ्रू जितनी भी उनकी जो आवश्यकताएं होती है, जितनी भी उनकी इच्छाएं होती है, जितनी भी उनकी भावनाएं होती है, उन भावनाओं को क्या किया जाता है, संतुष्ट किया जाता है, ताकि वो क्या कर सकते हैं, उस कार्यों के प्रति अभिप्रेरित हो, जो और संस्था के अंतर्गत जो भी लक्ष्य है, जो भी उद्देश्य है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने में वो कर्मचारी वहाँ पर लग जाए, क्योंकि उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं उस आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा रहा है, किसके माध्यम से, अभिप्रेरणा के माध्यम से। इसीलिए कहा गया कि अभिप्रेरणा के अंतर्गत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि की जाती है। अगला देखिए चौथा, अभिप्रेरणा केवल मानवीय संसाधनों पर ही होता है। अभिप्रेरित जो किया जाता है वो केवल मानव को ही किया जाता है, मनुष्य को ही किया जाता है, किसी पशु पक्षी या पदार्थ या वस्तुओं पर नहीं किया जाता है, केवल मानवीय संसाधनों को ही किया जाता है। एक और संगठन के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी है या विभाग है, उसके अंतर्गत जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं उन सबको क्या किया जाता है, अभिप्रेरित किया जाता है। अतः कहा जाता है कि अभिप्रेरण केवल मानवीय संसाधनों का ही होता है। अगला देखिए, अभिप्रेरणा सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हो सकती है। कैसे, देखिए नकारात्मक यानी किसी व्यक्ति में कमी बताकर, किसी व्यक्ति की इंसल्ट करके भी हम क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे एक टीचर क्या करता है, कोई काम नहीं करता है तो उसे क्या करता है कि तू ये काम नहीं कर सकता, तेरे में ये कमी है, तू ये नहीं कर सकता। तो वो स्टूडेंट क्या करता है कि मैं ये करके ही दिखाऊंगा कि टीचर ने मेरे लिए ऐसे कैसे कह दिया, तो वो क्या हो गया, एक अभिप्रेरित हो गया, यानी मोटिवेट हो गया। तो इस नकारात्मक के माध्यम से भी हम ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, उसको प्रेरित कर सकते हैं, यानी उसकी कमी बताकर, उसकी इंसल्ट करके भी हम उसे क्या कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। सकारात्मक कैसे, यानी किसी की तारीफ करके, किसी की प्रशंसा करके, किसी को अवार्ड देकर, किसी को इनाम देकर भी हम क्या कर सकते हैं, उसे मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि संस्था के अंतर्गत वो क्या करे, कार्य के प्रति प्रेरित हो। तो कहा जाता है कि अभिप्रेरणा नकारात्मक व सकारात्मक दोनों होती है। अगला देखिए 6 नंबर का, अभिप्रेरणा मनोबल से भिन्न। यहाँ पर मनोबल का मतलब होता है कॉन्फिडेंस, यानी विश्वास। एक कर्मचारी में क्या होता है, अगर विश्वास हो जाता है, कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो वो क्या करता है, किसी भी कार्य को कर सकता है। लेकिन अभिप्रेरणा क्या है, मनोबल से भिन्न। मनोबल जो है, कॉन्फिडेंस जो होता है, वो क्या होता है, विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन अभिप्रेरणा क्या है, केवल लक्ष्यों के पीछे ही होता है। और ये जो होता है, कॉन्फिडेंस जो होता है वो टेम्परेरी होता है, और अभिप्रेरित जो किया जाता है, अभिप्रेरणा जो होता है वो क्या होता है, लंबे समय के लिए होता है। कॉन्फिडेंस के साथ अभिप्रेरणा का होना भी आवश्यक है, तो इसी के माध्यम से हम सारा कार्य कर सकते हैं। लेकिन अभिप्रेरणा क्या है, यहाँ पे मनोबल से कैसा है, भिन्न है, क्योंकि अभिप्रेरणा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संस्था के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, अपने कार्य के प्रति प्रेरित कर सकते हैं, और उस जो संस्था के लक्ष्य, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखिए, ये व्यक्ति की कार्य क्षमता और कार्य कुशलता में वृद्धि करती है। अभिप्रेरणा के माध्यम से एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, अभिप्रेरणा के माध्यम से एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, और उस एनर्जी से व्यक्ति क्या करता है, ये फील करता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे में ये टैलेंट है, मैं ये काम कर सकता हूँ, और मैं इस काम को करके ही छोड़ूंगा। तो इससे क्या होता है, उसकी कार्य कुशलता और कार्य क्षमता में दोनों में क्या होती है, वृद्धि होती है, क्योंकि उसमें वो एनर्जी आ गई कि मैं ये काम नहीं छोड़ूंगा, मैं इस काम को कंप्लीट करके ही
रहूंगा, जब तक मैं ये कंप्लीट नहीं करूंगा तब तक मैं इस कार्य को नहीं छोड़ूंगा। तो ये सब किसके माध्यम से हो रहा है? अभिप्रेरित के माध्यम से। यदि एक व्यक्ति को अभिप्रेरित कर दिया जाए तो वो उस टास्क को क्या करता है, उसको पूरा करता है, उस कार्य को वो पूरा करता है। इससे क्या होता है, उसकी कार्य कुशलता और कार्य क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगला देखिए लास्ट, प्रबंधकीय सफलता का कारण और परिणाम। प्रबंधकीय सफलता का कारण और परिणाम क्यों बना है? क्योंकि प्रबंध के जितने भी कार्य हो, चाहे नियोजन, संगठन, समन्वय, अभिप्रेरण, कोई सा भी कार्य हो, उसमें हमें किसकी आवश्यकता होगी? अभिप्रेरणा की आवश्यकता होगी। बिना अभिप्रेरणा के कोई भी कार्य, प्रबंध का कोई भी कार्य नहीं किया जाए। चाहे हमें प्लानिंग करनी हो तो भी, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का करना हो तो भी, चाहे हमें विकल्प लाने हो, चाहे हमें संसाधन लाने हो, चाहे हमें किसी कर्मचारी पर कंट्रोल करना हो या उसका मार्गदर्शन करना हो, किसी भी प्रकार का डिसीजन लेना है, तो भी हमें किसकी आवश्यकता होगी? अभिप्रेरण। इसीलिए क्या माना है? प्रबंध की सफलता का कारण और परिणाम माना है। ये है आपके अभिप्रेरणा के विशेषताओं के 8 पॉइंट। तो आपको अपनी CW कॉपी के अंतर्गत इस अभिप्रेरणा का अर्थ, शाब्दिक अर्थ, सामान्य अर्थ और परिभाषा और निष्कर्ष लिखते हुए इन विशेषताओं के बारे में आपको लिखना है। धन्यवाद।